वेल तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, एंड ये लेक्चर पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर हम लोग ले रहे हैं कि नेचर ऑफ डोनर एटम, यानी डोनर एटम का नेचर हम लोग किस एस्पेक्ट में ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं कि भाई अगर डोनर एटम चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ डोनर एटम। आपको पता है कि पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक ही एटम बॉन्ड तो बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम प्रेजेंट हैं तो चारों के चारों एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डोनर एटम तो एक ही होगा पूरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो मैं उस डोनर एटम की बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ डोनर एटम वेदर इट इज चार्ज्ड और न्यूट्रल, यानी डोनर एटम चार्ज है या न्यूट्रल है। तो उस सिचुएशन में कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज होगी, कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा? तो एक बात तो हमेशा क्लियर है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे यानी अ न्यूक्लियोफाइल, हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, अ न्यूक्लियोफाइल with a negative charge is always a more powerful nucleophile than its conjugate acid. जैसे अगर हम लोग OH माइनस लें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2O होगा। तो अब इसमें देखो, डोनर एटम यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल है, लोन पेयर है इसके ऊपर। तो कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें? OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग ले लें NH2 माइनस और इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH3। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें हम लोग तो ये हमें बेहतर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। नेगेटिवली चार्ज है और उसी एटम का न्यूट्रल आप लें, यानी इसलिए मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया है कॉन्जुगेट एसिड। तो ऐसा ना हो कि आप OH माइनस को NH3 से कंपेयर कर रहे हैं, तो शायद ये चीज लागू हो और ना लागू हो। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कंपैरिजन करना है आपको, तो जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसी का आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल लें, यानी उसी का कॉन्जुगेट एसिड लें। मोर एप्रोप्रिएट इज कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज अगर आपने उसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया, बहुत छोटा मॉलिक्यूल ले लिया, तब भी साइज में डिफरेंस होने से प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो बेहतर होगा कि आप उसी का कॉन्जुगेट एसिड लें। दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। तो ये पहला फैक्टर है कि अगर हम कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले रहे हैं तो उसी का जो न्यूट्रल होगा, यानी उसी का जो कॉन्जुगेट एसिड न्यूट्रल होगा, उससे वो हमेशा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ, दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है टाइप्स ऑफ एटम ओवर विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डोनर एटम। टाइप्स ऑफ डोनर एटम, राइट। तो इसमें थोड़ा आसान मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए।
कि अगर हम पीरियोडिक टेबल से इसको कोरिलेट कर दें तो भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, चाहे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए, आइटम तो अलग अलग होंगे, डोनर आइटम अलग अलग होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, पहला केस है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी and basicity both decreases. मतलब दोनों एक तरीके से वैरी करते हैं, लेफ्ट टू राइट, बट टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी increases but basicity decreases. See this variation. Top to bottom nucleophilicity increases and basicity decreases. तो इसको देखते हैं हम लोग क्यों और कैसे। तो पहले हम लोग एक पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ही पीरियड के CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। तो अब अगर हम लोग ये बात करें इसमें कि भाई इस सारी स्पीसीज में किससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कितनी आसानी से, कितने फास्ट रेट से मूव करके अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, कौन कितनी आसानी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या ऑर्डर आपको मिलेगा। तो इसमें आप ये देखेंगे कार्बन के ऊपर नेगेटिव टाइप्स ऑफ डोनर आइटम की बात कर रहे हैं, यहाँ कार्बन डोनर है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे फ्लोरीन डोनर है। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिसिटी सबसे कम है, ठीक है। और देखा जाए तो ये जो भी ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कर रहे हैं, यानी ऐसे सॉल्वेंट में जहाँ पे इसका हाइड्रेशन होता है। तो बिकॉज आप हमेशा याद रखना, जब सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया जाए तो हमेशा आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, लाइक वाटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, सबसे छोटी साइज, क्योंकि हाइड्रेशन इसका सबसे कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो बहुत आसानी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी कार्बन की, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों एक तरीके से वेरी करेंगे पीरियड में, राइट। लेकिन अगर हम लोग एक ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में मान लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब अगर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये सबसे ज्यादा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जबकि फ्लोरीन सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो अगेन वही बात होगी रेट की, रेट सबसे ज्यादा इसका होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में।
याद रखिएगा, जब सॉल्वेंट मेंशन ना किया जाए तो वो हमेशा क्या लेना है आपको, पोलर प्रोटिक यानी वाटर। तो इसको एज ए स्पेशल नोट, व्हेन सॉल्वेंट इज नॉट गिवन देन it is always water for nucleophilicity. राइट? तो वाटर में ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। क्यों भाई सबसे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे छोटा आयन है गैसियस फेज में, तो एक्वस में ये सबसे बड़ा हो जाएगा हाइड्रेशन के कारण। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बेसिसिटी देखें तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, तो इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, राइट? क्योंकि बेसिसिटी इस बात पे नहीं डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से, कितना फास्ट रेट से कोई जाकर के अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पर डिफाइन की जाती है और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में, बेसिसिटी के बारे में और आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। राइट? तो ये हो गया बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप एंड इन ऑर्डर, आई मीन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन ग्रुप एंड इन पीरियड। और अब देखिए अगला फैक्टर है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को सॉल्वेंट, राइट? तो जैसा कि अभी अभी मैंने सॉल्वेंट के बारे में आपको बताया, हम लोगों के पास दो तरीके के सॉल्वेंट्स हैं। एक है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, राइट? तो पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक आर सिंपली प्रोटिक एंड एप्रोटिक। पोलर तो कॉमन ही है, और भी सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे पोलैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, बट दो मेन ये हैं। तो बहुत सारी बुक्स में इसका जो डेफिनेशन आपको मिलेगा वो अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है। जैसे कोई कहता है भाई इसके पास H होना चाहिए, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, सबका अपना अपना डिफाइन करने का तरीका है, बट मेरे हिसाब से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की डेफिनेशन मैं आपको जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। वो क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स दे हैव एबिलिटी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैव ability to hydrate both cation and anion, right? They can hydrate both cation and anion. एग्जाम्पल जैसे वाटर। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने वाटर में लिया है OH माइनस को, OH माइनस। तो वाटर में अगर हम लोगों ने OH माइनस को लिया है तो ये कैसे वाटर कैसे इसको हाइड्रेट करेगा, ये आप देख सकते हैं कि वाटर का जो OH नेगेटिव का जो हाइड्रेशन होगा वाटर से, वो क्या करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, OH माइनस, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा, राइट। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो इस तरीके से ये हाइड्रेशन करेगा OH का, ठीक है। तो इसके पास तो वाटर को हम लोग अभी एनायन को हाइड्रेट बोथ कैटायन एंड एनायन। अब कोई कैटायन आएगा तो कैसे करेगा ये हाइड्रेट, जैसे मान लेते हैं कि M+ कोई कैटायन है, तो अब इसको कैसे हाइड्रेट करेगा, इसको हाइड्रेट करेगा ये OH यहां पर आयन डाइपो क्या होगा, कैटायन सॉल्वेशन होगा बाई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके पास है, तो इसके थ्रू हाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रेशन होगा। तो इसके पास एबिलिटी है कि ये दोनों को हाइड्रेट कर सकता है, राइट। यहां पर भी हाइड्रेशन हो गया और यहां पर भी हाइड्रेशन हो गया, दोनों आयंस हाइड्रेट हो जाएंगे। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, दे हाइड्रेट्स only cation. Remember, they hydrates only cation, right? तो ये सिर्फ कैटायन को हाइड्रेट कर पाएंगे, एनायन को हाइड्रेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देखें DMSO, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर है ये, अगर देखें तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव यहां पर है, डेल्टा पॉजिटिव यहां पर है। तो जब कभी भी हम लोग इसमें कोई एनायन डालेंगे, ठीक है, तो ये ढेर सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, तो इसकी जो अप्रोच होगी वो सल्फर पर पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से तो रिपेल किया जाएगा, तो सल्फर के पास ये दो मिथाइल ग्रुप इस तरीके से O। अब इस O- को सल्फर के पास पहुंचना है, इसके पास पहुंचना है, तो इसके पास जो रास्ता है वो पीछे से आने का है, इधर से आने का है, और इधर ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, इसको OH को सल्फर तक पहुंचने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इधर से आ नहीं सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव, O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इधर से ऊपर से आ नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन के भी लोन पेयर्स है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सल्फर की जो अप्रोच है इसके लिए वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी OH नेगेटिव इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, सल्फर को अप्रोच नहीं कर पाएगा, और सल्फर ही यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है जहां पर ये नेगेटिव जाकर के क्या कर सकता है, हाइड्रेट हो सकता है। तो यहां पर होगा नो हाइड्रेशन। लेकिन अगर हम लोग यहां पे पोटेशियम ले लें, अगर हम लोग यहां पर कोई M+ ले लें, तो CH3 देखिए, अब केमिस्ट्री की नजर क्या है,
अगर हम इसको ऐसे CH3 की तरह देखेंगे तो शायद हमें उतना बढ़िया पिक्चर ना लगेगा, यार ये इधर से तो आ ही सकता है, वो ये पता नहीं क्या सर बता रहे हैं ये। लेकिन आपको देखना है उसको केमिस्ट्री की नजर से। इस तरीके से देखिए, ये टेट्राहेड्रा कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमेशा फ्री रोटेशन में होगा, तो किधर से आएगा ये OH? इसके लिए पूरे रास्ते ब्लॉक है। लेकिन जब आप उसी को एक प्लेनर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तब तो आपको रास्ता ही रास्ता दिख रहा है, वो इधर से आ सकता है बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, केमिस्ट्री की आंख डेवलप करिए, एक केमिस्ट की तरह देखिए इस ग्रुप को। ऐसे मत देखिए कि जैसे लिखा हुआ है CH3 फ्लैट, ऐसे ही तीनों हाइड्रोजन एक साथ होंगे। तो क्या जरूरत है आप लोगों को? आप लोगों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है कि कैसे हमें केमिस्ट्री में देखना है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अपने आप केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर ये मेटल को आसानी से हाइड्रेट कर सकता है, और इसी तरीके से और एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, और ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से इसको क्या कर देगा, हाइड्रेट कर देगा। और बेसिकली इसमें जो कैटायन होगा वो ट्रैप हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर इस कैटायन का हाइड्रेशन हो रहा है, सॉल्वेशन oblique hydration, right? So you can replace this word with solvation, no problem, solvation, right? Because hydration particularly for water it is used, and in other than water if we are using any other solvent then it is called solvation. तो इस तरीके से एप्रोटिक सॉल्वेंट वो कैटायन को हाइड्रेट मेनली करता है, एनायन को हाइड्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए एप्रोटिक सॉल्वेंट का। एक तो मैंने आपको बताया DMSO, दूसरा आप लिख सकते हैं डाई मिथाइल फार्मामाइड, डाई मिथाइल DMF, डाई मिथाइल फार्मामाइड। It is also very good polar aprotic solvent, ठीक है। और इसमें एसीटोन को आप यूज कर सकते हैं, एसीटोन आल्सो, एसीटोन ये भी एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सब आपको कॉमन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स मिलेंगे जो कि कैटायन को हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं समझता हूं अगर आपने इतना सीख लिया है तो बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। अब आप बताइए, मान लेते हैं कि यही हमने F माइनस लिया, Cl माइनस लिया, Br माइनस लिया और I माइनस लिया, और किसमें लिया, मान लेते हैं DMSO में ले लिया। अब बताइए DMSO में ले लिया या इवन आपसे कह दिया जाए गैसियस फेज में ले लिया जाए, और गैसियस फेज दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। तो DMSO में लिया तो इनके साइज में तो कोई अल्टरेशन आया नहीं, जबकि हमने जब वाटर में लिया था तो साइज अल्टर हो गया था। तो अब जो सबसे छोटा साइज है वो किसका है, F का, स्मॉलेस्ट साइज। तो पहले अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज का ऑर्डर ये होगा, सबसे छोटा साइज F माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी आयन की साइज जब आप बता रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे और कहीं पे, तो सबसे पहले ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि वो साइज आप बता कहाँ रहे हैं, हवा में बता रहे हैं या पानी में बता रहे हैं। और एक ही आयन जो गैसियस फेज में सबसे छोटा होता है वो पानी के अंदर सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। और आप ये देखिए कि DMSO एनायंस के लिए बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे कि वो हवा में है, गैसियस फेज में है। तो सबसे छोटा F माइनस हो गया। अब बताइए सबसे तेज कौन दौड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर में, सबसे छोटा आयन। तो अब जो F माइनस की है न्यूक्लियोफिलिसिटी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी order of
nucleophilicity in aprotic solvents. But this is not the default case. Default case is water. अगर सॉल्वेंट नहीं मेंशन किया गया है तो आपको हमेशा क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, यानी वाटर लेना है। तो ये हो गया बच्चों सॉल्वेंट का इफेक्ट, कैसे सॉल्वेंट जो है वो चेंज कर देगा। तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है आपको, जब भी क्वेश्चन आ जाए अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है तो आप नॉर्मल ऑर्डर निकाल लीजिए, जो आपको आता है वो ऑर्डर निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए तो आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट में मिल जाएगा ऑर्डर। क्लियर? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। एक और फैक्टर है जो इनमें से किसी भी फैक्टर को डोमिनेट कर सकता है, और वो फैक्टर है स्टीयरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर रिलेटेड टू द साइज। फैक्टर रिलेटेड टू द साइज ऑफ ग्रुप। अगर ज्यादा बड़ा साइज है तो इसका मतलब स्टीयरिक फैक्टर वहां पर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो स्टीयरिक फैक्टर इट इज समथिंग रिलेटेड टू द साइज। तो अगर स्टीयरिक फैक्टर आ गया तो अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है कि भाई वो अच्छा बेस हो तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, किसी के पास है बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है तो वो बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ एक किनारे हो जाएगा। अब स्टीयरिक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। तो जैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग लें, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन CH3CH3CH3O माइनस। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ये बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। अब देखिए डोनर एटम तो ये है ऑक्सीजन, ये डोनर एटम है। अगर ये डोनर एटम है तो ये जाकर के बॉन्ड बनाने वाला है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H हो नहीं सकता, इसको किसी कार्बन के पास जाना है। तो इतना बड़ा ये जो है साइज है इसका, और ये तीन जो मिथाइल ग्रुप्स इसके पास लगे हुए हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे यहाँ पे ड्यू टू देयर साइज। तो ऐसी सिचुएशन में CH3CH2O माइनस से अगर हम लोग कंपेयर करें इसको, दोनों में O नेगेटिव है, इसमें भी डोनर एटम ऑक्सीजन ही है डोनर। ये देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि बेस डिफाइन किया जाता है H+ के रिस्पेक्ट में, और H+ छोटा सा नन्हा मुन्ना प्रोटॉन, ठीक है, तो उसके लिए कोई स्टेरिक इफेक्ट लगेगा नहीं, वो आसानी से आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये और किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ने में इसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर तो उसके ऑर्बिटल ओवरलैप को ही ये हिंडर कर देगा। तो ऑर्बिटल ओवरलैप को जब हिंडर कर देगा तो बाकी सारे फैक्टर्स एक किनारे हो जाएंगे, ये डोमिनेट कर जाएगा। तो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। राइट। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, इन दोनों में दिस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा बेस भी है, दोनों की तरह ये बिहेव करेगा। सो इट इज अ गुड बेस एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। राइट।
तो एक ही स्पीसीज बहुत अच्छा बेस हो सकती है और बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होगी। अगर स्टीयरिक फैक्टर आ गया तो वो स्पीसीज एक अच्छा बेस तो हो सकता है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो है क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इनके बेसिस पर, पीरियड के बेसिस पर, ग्रुप के बेसिस पर। इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। एक और फैक्टर है और वो है बच्चों टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, तो देखिए सबस्ट्रेट के बेसिस पर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज होती है। जैसे मैं कुछ ग्रुप्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको देता हूं जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो हालांकि ये आपके लिए बहुत आपके लेवल पे शायद इस तरीके से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, बट है आपके कोर्स में वो सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन डायरेक्टली इस नाम से नहीं रखी गई हैं। तो मैं अगर एक ऑर्डर आपको बताऊं सबस्ट्रेट पे, जैसे मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो कैसा इलेक्ट्रोफाइल है ये? दिस इज अ सैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल, सैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल, सैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके ऊपर अगर मैं एक ऑर्डर आपको दे दूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको वो ऑर्डर RS माइनस, ये सबसे ज्यादा, फिर ARS माइनस, देन I माइनस, देन CN माइनस, देन OH माइनस, then N3 minus, then Br minus, then ARO minus, then Cl minus, then pyridine, then ACO minus, and then H2O, right? तो ये ऑर्डर है इस सबस्ट्रेट के लिए। अब मैं अगर यहीं पे दूसरा सबस्ट्रेट ले लूं, C डबल बॉन्ड O R, ये सबस्ट्रेट ले लूं, तो ये कैसा सबस्ट्रेट है? ये है अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट, या आप कह सकते हैं पाई बॉन्डेड। तो यहां पे जो ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ETO माइनस ये सबसे ज्यादा मिलेगा, लीजिए भाई ETO माइनस, फिर आपको मिलेगा MEO माइनस। आपको इसको याद करना है, इसमें इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। OH माइनस, एंड ARO माइनस, N3 माइनस, F माइनस, H2O, Br माइनस, and first Cl minus, Br minus, and then I minus. Now see the difference. So I'm changing the substrate, what experimental value I have, on the basis of that I have arranged this, and this is for your saturated system like this, right? Suppose that C plus X here, no problem, delta positive. So saturated carbon, saturated electrophile. So for you people, this is important.
This order is very much important. So type of substrate, if you change the substrate, then nucleophilicity of the groups may change, right? So these are the factors on which nucleophilicity depends. तो देखो बच्चों, अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया किन किन फैक्टर्स पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। अब मैं आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या हो जाएगा, बना ले जाएंगे। ठीक है, तो पीरियड की बात तो आप लोगों को क्लियर ही है। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं आप लोगों को कि अगर डोनर एटम सेम है, कभी भी डोनर एटम अगर सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आसानी होगी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी को के ऑर्डर को निकालने में। मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, इफ donor atoms is same, then nucleophilicity and basicity both are same. For example, suppose that you are given RCOO minus, PHO minus, OH minus and RO minus। सपोज कीजिए कि ये 4 आयंस दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो क्या है, डोनर आइटम्स अगर सेम है, तो देखो डोनर सब में सेम है, तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकालिए और वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो बताइए ये किसका बेस है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर का कॉन्जुगेट बेस है और ये अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो इसका मतलब ये सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल और सबसे वीक बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि RO माइनस एंड RS माइनस में बताइए कौन सा जो है बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो याद करिए यहाँ पे डोनर एटम सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब डोनर एटम सेम हो तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे डोनर एटम सेम नहीं है, तो यहाँ पे ग्रुप और पीरियड का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो करिए। बाकी चीजें सेम है, यहाँ पे O डोनर है, यहाँ पे S है, दोनों नेगेटिव है, तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। करेक्ट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, अगर CF3SO3 माइनस, PHCOO माइनस, PHO माइनस एंड RO माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा CF3SO3H से। ये किससे बना होगा, PHCOH से। ये किससे बना होगा, PHOH से। ये किससे बना होगा, ROH से। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे सल्फोनिक एसिड और CF3 ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे तगड़ी एसिड ये है इन सब में। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, फिर ये और सबसे वीक एसिड ये है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग बेस है, तो यही। और सब में डोनर आइटम्स क्या है, सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा।
तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, अब बच्चों इसी से मिलता जुलता एक टर्म और होता है लीविंग कैपेसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी और लीविंग कैपेसिटी, इनमें आपस में बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो इसलिए मैं लीविंग कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को यहीं पे बताना चाहूंगा। देखिए, लीविंग कैपेसिटी का मतलब होता है, या लीविंग का क्या मतलब है, जैसे किसी रिएक्शन में, जैसे मान लेते हैं हमने लिया RCH2L और यहाँ पर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल, तो RCH2NU प्लस L माइनस। तो यहाँ पर जो L माइनस है ये सबस्ट्रेट को लीव कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास कई सारे सबस्ट्रेट्स दे दिए जाए और ये पूछा जाए कौन बढ़िया इसमें लीविंग ग्रुप है, कौन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लीविंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी लीविंग ग्रुप की, लीविंग कैपेसिटी is inversely proportional to the basicity। यानी एक पुअर बेस जो होगा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। पुअर बेस जो होगा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और पुअर बेस कौन होगा, जो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पुअर बेस are always a better leaving group, right? So poor base, अब आपको बेसिसिटी अगर आप डिसाइड कर ले जाते हो तो आप बता सकते हो, और बेसिसिटी डिसाइड करने के लिए आप या तो उनका pKa वैल्यू देखो, या उनके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ देख लो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग कैपेसिटी हमेशा डिपेंड करेगी किस पर, बेसिसिटी पर। पुअर बेस बेटर लीविंग ग्रुप। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई I माइनस, आई एम गिविंग एग्जांपल, सम एग्जांपल, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, इसमें लीविंग कैपेसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो शायद यही होगा लीविंग कैपेसिटी का ऑर्डर ऑफ लीविंग कैपेसिटी। अब आप कहेंगे कि क्यों ऐसा होगा। आप सबको पता है कि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा अमंग हेलो एसिड्स। तो ये HI का कॉन्जुगेट बेस है, HBr का कॉन्जुगेट। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। सो सी HI, HBr, HCl एंड HF। तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ये है तो कॉन्जुगेट बेस इसका वीकेस्ट होगा, और वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस I माइनस हो गया, तो इसकी लीविंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमेशा सबसे अच्छी होगी। तो मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट दे दे रहा हूं, बेसिकली वो बेसिसिटी से आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज दिस।
ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बताइए लीविंग कैपेसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लीविंग कैपेसिटी का ऑर्डर हो जाएगा दिस इज द ऑर्डर ऑफ लीविंग कैपेसिटी। देखो ये बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो ये रिएक्शन जनरल दिखाया है L माइनस, अब मान लेते हैं हमारे पास इतने सारे सबस्ट्रेट लगा हुआ है CH3 माइनस NH2 OH F, तो कौन सबसे पहले इसको छोड़ करके चला जाएगा? सबसे पहले F छोड़ करके जाएगा, फिर OH जाएगा, फिर NH2 जाएगा और लास्ट में कार्बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से रिएक्शंस को बिना याद किए आप जो है आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जो जितना अच्छा जितना पुअर बेस होगा, यानी जितने अच्छे एसिड का वो कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, राइट। तो लीविंग कैपेसिटी लीविंग ग्रुप्स की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? बेसिसिटी के ऊपर। जैसे एक ऑर्डर और मैं बताऊं आप लोगों को, ये भी बहुत पूछा जाता है, SOR और SOR। तो इसको हम लोग कहते हैं टोसाइलेट आयन या OTS कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन या OTF कहते हैं। ठीक है, और ये है एल्काइल सल्फेट, एल्काइल सल्फेट, और ये है एल्केन सल्फेट। सल्फेट। तो अब अगर देखा जाए तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा बच्चों? RSO3H। इसका क्या बनेगा? RSO4H। इसका क्या बनेगा? पैरा CH3PH SO3H। और इसका क्या बनेगा? CF3SO3H। तो इसमें ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस ये होगा, तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप ये हो जाएगा। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप, फिर इसके बाद ये, फिर ये। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लीविंग, ऑर्डर ऑफ लीविंग कैपेसिटी, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? लीविंग ग्रुप की लीविंग कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। पुअर बेस अ बेटर लीविंग ग्रुप।